नंबर 2, साइंस में अपना चैप्टर नंबर, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में सारा अध्ययन अपन इस चैप्टर में करते हैं। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। ठीक, सबसे पहले तो चैप्टर यदि पढ़ रहे हैं तो यही बात बताता हूँ मैं, भाई अम्ल, क्षार और लवण क्या होते हैं। जो चैप्टर का नाम दिया हुआ वो तो समझ में आना चाहिए। पहले चैप्टर में भी अपन ने नाम के बारे में पहले पढ़ा, फिर इसमें जितनी भी इनके बारे में क्रिया विधि, जितने भी इनके बारे में जो भी चीज़ें दे रखी है, इनसे क्या क्या कंडीशंस बनती है, क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, क्या क्या काम में आती है हमारे दैनिक जीवन में, वो सारा चीज़ काम में लेते हैं अपन। ठीक, तो अम्ल क्या होते हैं, साधारण भाषा में जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जो खट्टी चीज़ें खाते हैं ना जितनी भी हम, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है, अम्ल। अब वो अम्ल भी अलग अलग नाम होता है सब अम्लों का, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सब में अलग अलग नाम से अम्ल क्षार पाए जाते हैं। बाकी मेन जो उद्देश्य है अम्ल क्या होते हैं साधारण भाषा में, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल। क्या कहलाते हैं, अम्ल। क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, तो कड़ी चीजें होती है ना, स्वाद में कड़ी लगती है, वो क्या कहलाते हैं, क्षार। ठीक है, और जो न तो अम्लीय होते न क्षारीय होते, ठीक है, वो उदासीन कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लवण, उदासीन या लवण कहलाते हैं। उदासीन लवण क्या होते हैं, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवाने पर, अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवाते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है। अभी अपन करवा के देखेंगे अभी क्रिया किस प्रकार से क्या क्या चीज बनती है। तो एक तो प्रश्न इसमें से 3 नंबर का बनता है हर बार कि अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। 3 नंबर का प्रश्न दे देगा तुम्हारे को, अम्ल व क्षार में अंतर बताइए। तो उसका जब आप उत्तर लिखोगे तो आपको हेडिंग लिखनी है अम्ल व क्षार में अंतर, फिर आपको सारणी बनानी है अम्ल क्षार, ठीक, और इधर लिख देना क्रम संख्या। इस प्रकार आप सारणी बना दोगे, ठीक, और हेडिंग डाल दिया आपने अम्ल व क्षार में अंतर, क्रम संख्या फर्स्ट। पहली बात ये बता देना कि वे यौगिक जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे यौगिक जो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे, कैसे होते हैं, और ये कैसे होते हैं, खट्टे। ठीक, पूरा लिखना है, वे यौगिक जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं, वे यौगिक जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, एक आरेनियस नाम का वैज्ञानिक था, कौन, आरेनियस, आरेनियस नाम का वैज्ञानिक था। आरेनियस ने यह कहा था कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, कौन से, H+ आयन देते हैं, जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए अपने। तीसरी बात, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल, नीला, ये इसकी क्या हो गई, ट्रिक, क्या हो गई, ट्रिक। तो आप लाइन लिखोगे, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक। इसकी ट्रिक होती है सालिनी, सार, कौन, सार, सार
लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते, क्या कर देते हैं, नीला। लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, नीला। ठीक है, 3 पॉइंट। इसमें एक बात और आ गई कि ये लिटमस क्या होता है, ठीक है। तो लिटमस होता है ना, ये लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। ये न तो अम्लीय होता और न क्षारीय होता, ठीक है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, किसके लिए, किसी भी विलयन में या किसी भी विलयन की अम्ल या क्षारीयता की जांच करने के लिए, कि कोई भी विलयन अम्लीय है या वो क्षारीय है। तो इसकी जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिटमस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट, खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, और क्या बता सकते हैं हम इसमें। हाँ, पीएच स्केल आगे पढ़ेंगे अपन। पीएच स्केल में हम पढ़ेंगे कि जो अम्ल होते हैं ना, इसका पीएच मान 7 से कम पाया जाता है, 7 से कम। ठीक है, जहां पर 7 होता है ना, वो तो क्या होता है, उदासीन होती है चीज। ठीक, 7 से कम जितना भी होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 से लेके 7 तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना भी पीएच मान पाया जाएगा वो कौन सी चीज होती है, अम्लीय। और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो, जिसका पीएच मान 7 से कम हो, वे अम्ल कहलाते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से क्या हो, अधिक, 7 से अधिक हो, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार। 4 पॉइंट लिख दिया आपने। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न है, काफी है। और 4 पॉइंट लिखने के बाद में इनके उदाहरण लिखने हैं। उदाहरण क्या लिखने हैं, उदाहरण क्या लिखने हैं, उदाहरण। उदाहरण एक तो होता है HCl। HCl को बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट HCl लिख दो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, एक लिख सकते हो आप H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। एक होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH, एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, 4 अम्ल होते हैं जो क्या, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, अम्ल के एग्जाम्पल है। आपने क्या दे दिए, 4 पॉइंट लिख दिए, 4 एग्जाम्पल लिख दिए। अब इसके भी एग्जाम्पल लिख दो, उदाहरण। एक तो NaOH, NaOH, Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक लिखोगे KOH, KOH, K का मतलब पोटेशियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Na से सोडियम, O से OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है NH4OH, NH4OH। NH4 से क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, NH4 से अमोनिया, OH से हाइड्रोक्साइड। और एक होता है मैग्नीशियम, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक नंबर में एक प्रश्न पूछा गया था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान होता है 10। 7 से ज्यादा आ गया ना, तभी तो ये क्षार है, तभी तो ये क्या है, क्षार। तो एक नंबर में प्रश्न पूछा गया है था बोर्ड में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं इसे, है ना। ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर दोगे आप 10। बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक, तो आपने अपन पढ़ रहे थे अम्ल व क्षार में अंतर। 3 नंबर का प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, पहले भी कई बार पूछा गया और अब भी पूछा जा सकता है। तो अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में
और क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षार जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ट्रिक याद रख लेना ये, और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, या ऐसे लिख सकते हो 0 और 7 के बीच में पाया जाता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक पाया जाता है, या 7 और 14 के बीच में पाया जाता है। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg से मैग्नीशियम, OH से हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैसे पोटेशियम OH से हाइड्रोक्साइड। ठीक, 3 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, ऐसा प्रश्न आता तो अब इसमें से कई क्वेश्चन बन गए। अब ये जो अम्ल है परबल अम्ल है, कौन सा अम्ल है? परबल अम्ल है। और यह है दुर्बल अम्ल। कौन से अम्ल है? दुर्बल अम्ल। ये कौन से होते हैं? प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और ये होते हैं दुर्बल क्षार। ठीक है, प्रबल तो क्या होते हैं? जो आसानी से घुल जाते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में आसानी से क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जो जलीय विलयन में आसानी से क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। 1 नंबर में पूछा जाए या इससे भी पूछा जाए तो प्रबल अम्ल क्या होता है? तो वे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जिन जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, ठीक है, थोड़े हार्ड होते हैं, वो होते हैं दुर्बल अम्ल। सेम वही डेफिनेशन इसमें काम में आएगी। जो पूर्ण रूप से जल में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। और जो नहीं घुलते वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल। ठीक है, समझ गए? तो ये 3 नंबर का एक प्रश्न तो ये बनता है। अम्ल और क्षार के बारे में बेसिक जानकारी इसके अंदर अपने को क्या हो गई? मिल गई। लवण क्या होता है? अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण और जल बनता है। जैसे अम्ल HCl अम्ल ले लेते हैं, HCl लिया अपन ने, क्या लिया? HCl। ये क्या है? अम्ल। आप उसका जब अभिक्रिया लिखोगे पूरा नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? पूरा। कि अब इसको कौन सा अम्ल बोलेंगे? प्रबल अम्ल। क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल। तो यहाँ प्रबल अम्ल काम में ले सकता हूं मैं, प्रबल अम्ल। अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाई? क्षार के साथ। तो NaOH। कौन सा क्षार है ये? प्रबल क्षार। कौन सा क्षार? ठीक है, डायरेक्ट आप बोल सकते हो अम्ल की क्रिया क्षार के साथ करवाने पर लवण और जल बनता है। और ऐसे भी बोल सकते हो प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाने पर क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अब जल होता है तुम्हारा H2O। क्या होता है? H2O। देखो Na के साथ Cl क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl। H और H कितने हो गए? 2, H2 और एक O, तो ये बन गया तुम्हारा H2O जल। Na से सोडियम और Cl से क्लोराइड। Cl से क्या बना? क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। जो साधारण भाषा में अपना जो नमक होता है वो होता है NaCl। नमक का सूत्र होता है NaCl। ठीक, अब इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑफिशियल डेफिनेशन दोगे आप। प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर में प्रश्न आए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये बताना है प्रबल अम्ल की क्रिया प्रबल क्षार के साथ करवाने पर लवण
और जल बनता है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब एक बार यही प्रश्न कितने नंबर में पूछ लिया गया था? बड़े 3 या 6 नंबर में पूछ लिया गया था एक ही प्रश्न। ठीक, तो उसमें क्या करना था फिर? ये इतनी सी डेफिनेशन थोड़ी देनी थी उसमें से, फिर डिटेल से बताना था उसमें चीज को। ठीक, हम जानते हैं कि अम्ल की क्रिया सार के साथ करवाने पर लवण बनता है और जल बनता है। अब जब बड़ा प्रश्न आ जाए ना, यही क्या आ जाए? बड़ा प्रश्न आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? परबल अम्ल की क्रिया परबल सार के साथ करवाई तो ओनली साधारण नमक और जल बनता है। ठीक है, लवण बनता है और जल बनता है। लेकिन जब थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे, जैसे परबल अम्ल की क्रिया दुर्बल सार के साथ करवा दिया अपन ने, परबल अम्ल की क्रिया दुर्बल सार के साथ। परबल अम्ल लिया हमने, कौन सा लिया? परबल अम्ल। परबल अम्ल की क्रिया दुर्बल सार के साथ। अब जो चीज परबल होगी ना, उसी का लवण बनेगा। तो परबल क्या है यहाँ पर? अम्ल, तो अम्लीय लवण बनेगा। यहाँ पर जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा? अम्लीय लवण। और जल तो तुम्हारा फिक्स बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो फिर ये अभिक्रिया करके बतानी थी। कोई भी परबल अम्ल ले लो, जैसे H2SO4 ले लो या HCl ले लो, उसकी दुर्बल सार जैसे NH4OH के साथ अभिक्रिया कराओ तो जो लवण और जल बनेगा, ठीक है, वो चीज भी लिखनी थी उसमें। जब बड़ा प्रश्न आ जाए ना 3-4 नंबर का, तो उसमें फिर पहले तो ये लिखना है कि परबल अम्ल की क्रिया परबल सार के साथ करवाई जाती है तो लवण और जल बनता है। ये अभिक्रिया लिख दोगे। फिर दूसरी कंडीशन कि परबल अम्ल की क्रिया दुर्बल सार के साथ करवाई जाए तो कैसा लवण बनेगा? अम्लीय लवण और जल प्राप्त होता है। यहाँ से परबल अम्ल HCl ले लेना, दुर्बल सार NH4OH या MgOH का ऑल ट्वाइस ले लेना, जो यौगिक बनेगा, और वो लिख के अभिक्रिया करके बता देना। फिर यदि परबल सार की क्रिया दुर्बल अम्ल के साथ करवाई जाए, परबल सार की क्रिया किसके साथ करवाई जाए? दुर्बल अम्ल के साथ। अब मैंने कहा कि जो चीज परबल होगी उसी का क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो परबल क्या है यहाँ पर? सार, तो सार ये लवण, और जल तो तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तीनों अभिक्रियाएं लिखनी है जब 4 नंबर का प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, और 6 नंबर का आ जाए तो इन्हीं को डिटेल में बना देना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, इसको भी, इसका भी केमिकल रूप लिख देना, रासायनिक रूप लिख देना। हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ करवाई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है, लिख दो, अभिक्रिया लिख दो। फिर परबल अम्ल की क्रिया दुर्बल सार के साथ करवाई जाती है तो अम्लीय लवण और जल बनता है। फिर इसकी क्रिया करवा के बताओ। ठीक, फिर ये लिखो, तो फिर इसकी और इसकी क्रिया करवा के बताओ, और ये चीज लिखो कि इसके साथ इसका अभिक्रिया करवाने पर सार की क्रिया किसके साथ? प्रबल सार की क्रिया दुर्बल अम्ल के साथ करवाएंगे तो प्रबल, जो चीज प्रबल होगी उसी का मतलब सार, ये तो लवण बनेगा और जल बनेगा। बड़ा प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, रेयर कंडीशन में आता है, लेकिन एक बार पूछा गया था ऐसा प्रश्न तो मैंने तुम्हारे को बता दिया। अभी भी मान लो आए तो आप आसानी से इसका क्या दे सकते हो? जवाब दे सकते हो। ठीक, अम्लसार में अंतर, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। उदासीनीकरण अभिक्रिया के प्रकार हो गए भाई, किस हिसाब से ये और तरीके से भी हो सकती है। ठीक, परबल अम्ल दुर्बल अम्ल की इनकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन कभी भी डीपली लेवल पे जाके तुमसे पूछ सकता है। और आजकल जो एबेसेदे वाले प्रश्न आते हैं और जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न आते हैं, उनमें ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें तुम्हें आनी चाहिए, कैसे भी तोड़ मड़ोड़ के क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हारे से। ठीक, तो अम्लसार में क्या हो गया? अपना अंतर खत्म। अब प्रश्न बनते हैं क्या कि अम्ल और सार की। अब अम्ल और सार के बारे में जान चुके, अम्ल सार जितने भी हमारे काम में आते हैं, जितने भी इनके यूज है वो अपन पढ़ेंगे। अम्ल सार की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, कि अम्ल और सार किन किन चीजों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया कि अम्ल की क्रिया किसके साथ करवाने पर? धातु के साथ करवाने पर। अम्ल की क्रिया धातुओं के साथ करवाने पर क्या बनता है? ठीक है, तो अम्ल की क्रिया धातु के साथ करवाने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। उसमें मेन जवाब देना था हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया है क्या
कि अम्ल की क्रिया धातुओं के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है, तो क्या हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अम्ल ले सकते हो तुम कोई सा भी, HCl ले लो, ठीक, या H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4। धातु ले लो, कौन सी लेोगे बताओ? जिंक ले ले। सक्रियता श्रेणी तुम्हें बताइए ना, उसमें जितने भी यौगिक दे रखे हैं सारी क्या है? धातुएं। सभी क्या है? धातुएं। जिंक आती है उसमें, कॉपर ले लो, ठीक है, सोडियम ले लो, कोई सा भी ले लो। जैसे जिंक लिया अपन ने, Zn क्या होता है? जिंक। ये अम्ल है अपना, क्या है? अम्ल। अम्ल होता है। अम्ल की क्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? जिंक धातु के साथ करवा रहे हैं अपन। किसके साथ करवा रहे हैं? धातु के साथ। तो ये जिंक इसके साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? ZnSO4, लवण बन गया, ठीक। और ये हाइड्रोजन क्या निकल जाएगी? गैस से बाहर। क्या निकल जाएगी? बाहर, ठीक है। तो अम्ल की क्रिया धातु के साथ करवाने पर क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। याद हो जाएगा, याद तुम्हें रहना चाहिए, प्रश्न पूछा गया है बोर्ड के अंदर, ठीक। अब धातु की क्रिया, अम्ल की क्रिया धातु के साथ हुई तो ये चीज बनी, ठीक है। और अम्ल की क्रिया किसके साथ, मतलब सार की क्रिया धातु के साथ होगी तो भी हाइड्रोजन गैस ही निकलती है, ठीक। और अम्ल और सार की क्रिया दोनों की बताई दी। दूसरी बात, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है। अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया होती है तो एक तो बनता है तुम्हारा लवण, तो फिक्स से बनेगा ही बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। एक नंबर में तुमसे ये भी चीज पूछी जा सकती है। और धातु बाइकार्बोनेट के साथ करोगे तो वही सेम चीज बनती है, धातु कार्बोनेट के साथ भी लवण बनेगा, लवण तो फिक्स है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। ठीक है, तो ये कुछ अभिक्रियाएं एक एक नंबर के जो नोट्स में सारे लिखवा रखी है, इनको एक एक बार देख लेना, ठीक। और क्या क्या दे रखा है अपने इस चैप्टर में? हाँ, एक सिद्धांत ये आता है आरएनएस वाला, क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, आरएनएस के सिद्धांत को बताइए। तो आप बताओगे आरएनएस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण में दे देना ये, जैसे HCl है, जब ये टूटेगा तो H+ और Cl- में टूट जाएगा, तो जलीय विलयन में क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। अभिक्रिया तो वही लिखनी है, मतलब परिभाषा तो वही लिखनी है आपको कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। हेडिंग डाल के लिख दी, फिर एग्जाम्पल दे दिए। और तोड़ के देख लो, H2SO4, तो H2 है तो 2H+ और SO4, 4 पर 2- आता है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन पर -2 वो पाए जाते हैं चार्ज, ठीक। ऐसे दो एग्जाम्पल कोई भी तोड़ के बता दो। फिर सार के बारे में लिखोगे, हेडिंग डालोगे सार, सार में लिखोगे वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं सार कहलाते हैं। जैसे तोड़ के बता दो, NaOH, Na+ और OH-, KOH, K+ और OH-, तोड़ दिया दो भागों में। ये दो आप क्या दे दोगे? एग्जाम्पल दे दोगे, ठीक है। तो एक ये प्रश्न हो गया तुम्हारा। और फिर पीएच स्केल वगैरह दे रखा है, क्या दे रखा है? पीएच स्केल वगैरह तुम्हारे दे रखा। और इसमें प्रश्न बनते हैं कुछ, देखो नोट्स में लिखवाए ना, ये पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों? पीतल और तांबे के जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या नहीं रखने चाहिए? खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। देखो पहली बात तो ये, अब इसका आंसर लिखोगे आप तो साधारण भाषा में आंसर देना, तुम्हारे को कोई स्पेशल वो नहीं करना, कोई भी चीज रटनी नहीं है। अपन जानते हैं कि जो पीतल और तांबे की बात आ रही है, तो पीतल और तांबा दोनों क्या होती है? धातुएं होती है। दोनों क्या होती है? धातुएं, धातुएं, ठीक है।
अम्ल या क्षार के साथ क्रिया करती है। धातुएं अम्ल और क्षार के, अम्ल या क्षार के साथ, अम्ल के साथ क्रिया करेगी तो भी हाइड्रोजन गैस, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी, और क्षार के साथ करेगी तो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। यहाँ से आया ये प्रश्न। तो इसका आंसर दोगे आप। प्रश्न क्या था अपना, पीतल और तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्यों? तो इसका जवाब दोगे, पीतल और तांबा धातुएं होती है, धातुएं अम्ल या क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो ये जो लवण बनता है, ये लवण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ज्यादा समय तक रखते हैं तो लवण बनता है। ठीक है, और ये जो लवण होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें दही व खट्टे पदार्थों को पीतल व तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, वापिस सुन सकते हो एक बार कि पीतल और तांबे धातुएं होती है, ये अम्ल व क्षार के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो लवण जो होता है वो एक जहरीले पदार्थ के रूप में बनता है, जो हमारे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए पीतल व तांबे के बर्तनों में क्या नहीं रखना चाहिए, दही व खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। इट्स ओके। दूसरी बात, एक प्रश्न और है, अम्ल व क्षार को पानी में मिलाते समय, अम्ल व क्षार को पानी में मिलाते समय यह क्यों कहते हैं कि अम्ल व क्षार को पानी में मिलाना चाहिए, न कि पानी को अम्ल या क्षार में? अम्ल या क्षार को पानी में मिलाना चाहिए मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी अम्ल या क्षार है, ठीक है, उसके अंदर आप डायरेक्ट पानी डाल दोगे तो विस्फोट होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। अभिक्रिया बहुत तेज गति से होती है, तेज गति से होती है, ठीक है, तो विस्फोट होने की क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है। ठीक है, जबकि अपन पानी लिए गिलास में, बीकर में, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद करके क्या डालेंगे, अम्ल या क्षार डालेंगे और उसमें हिलाकर मिलाते रहेंगे, तो विस्फोट होने की संभावना नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि अम्ल या क्षार की मात्रा क्या होती है, कम। अम्ल या क्षार की मात्रा क्या पाई जाती है, कम। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अम्ल व क्षार को पानी में बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट अम्ल व क्षार में पानी डाल दें। अगर पानी डालोगे डायरेक्ट तो विस्फोट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने अच्छे से लैंग्वेज में लिखवा रखा, कर सकते हो, जो लैंग्वेज बोली है उसी लैंग्वेज को बना के लिखाया गया है। तो यही चीज है इसके अंदर। अब आता है पीएच स्केल। कौन सा स्केल है, पीएच स्केल। बोर्ड भी तुम्हारा ऐसे हो गया, ये ऊपर वाला सही है बोर्ड, उस पे सही रहता है, ये तो पुराना बोर्ड है बहुत, शुरुआत का। देखो पीएच स्केल, कौन सा स्केल है, पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के बारे में अपन ने बताया है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कोई भी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। पीएच स्केल क्या होती है अपनी, पीएच स्केल में 7 0 से लेकर 14 तक मान होता है तुम्हारा। कितना होता है, 0 से लेकर 14 तक मान होता है। 7 पर कोई भी चीज क्या होती है, उदासीन। क्या होती है, उदासीन। अब जैसे जैसे इधर जाएंगे अम्लीयता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और क्षारीयता का मान घटेगा। और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो क्षारीयता का मान तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और अम्लीयता का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, पीएच स्केल में पी शब्द पूषांश से लिया गया है। कहां से लिया गया है, पूषांश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर। पावर को बोलते हैं शक्ति, पावर को क्या बोलते हैं, शक्ति। पी शब्द
पूषांश से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, और H है, यहां पर H है हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता। आयनों की H क्या है यहां पर? हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता। डंडा रखा है ना मेरे पास, रखा है ना? तो सुधर जा आप। ठीक है, तो पीएच स्केल, पीएच स्केल में आप लिखोगे कि ये पहली बात तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या अम्ल या किसी भी विलयन में उपस्थित अम्ल व क्षार की मात्रा को देखने के लिए या पता करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, 0 से 7 तक मान अम्लीय पाया जाता है और 7 से 14 तक मान कैसा पाया जाता है? क्षारीय। ठीक, 7 से नीचे की ओर जाते हैं तो अम्लता का मान तो बढ़ता है, क्षारीयता का मान घटता है। 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षारीयता का मान बढ़ता है और अम्लीयता का मान घटता जाता है। और 7 पर कोई भी चीज उदासीन पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? उदासीन पाई जाती है। ये जो हिंदी बोली है सारी, ये हिंदी इसके अंदर लिखनी है, ये चित्र बनाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आ गया, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, इस प्रकार आप अंकन भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक, और जितना पीएच मान दे दे आपको उसी हिसाब से आप पता लगा सकते हो। जैसे पीएच मान दे दे आपको 11, तो 11 आते हैं आप समझ जाओगे कि कौन सी प्रकृति है? सारी। पीएच मान आ जाए 6 तो बता दोगे अम्लीय। पीएच मान आ जाए 4 तो बता दोगे अम्लीय। बता सकते हो ना? ठीक, जैसे मान लो मर्दा का पीएच वगैरह, अपन मिट्टी का पीएच वगैरह गवर्नमेंट ऑफिसर जाते हैं ना चेक करने। ठीक है, ठीक है, तो चेक करने जाते हैं तो वो पीएच मान ही देखते हैं कि मिट्टी का पीएच मान कितना है, किस लेवल पर मिट्टी संतुलित रहती है। यदि पीएच मान कम है तो इसमें कौन सा खाद देना चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत है इसमें, तो वो चीज़ें खाद वगैरह दे दुआ के फिर उसको संतुलित किया जाता है पीएच को, तो फिर अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, तो ये सभी किसके माध्यम से होता है? पीएच स्केल की सहायता से होता है। अब एक प्रश्न 5 या 6 नंबर में पूछा गया एक बार, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। पीएच का क्या बताओ? महत्व बताइए। पीएच स्केल के बारे में बता दिया, जो मैंने बोली वही हिंदी लिखनी है इसके बारे में। ठीक है, कि पीएच स्केल का प्रयोग किसी भी विलयन में उपस्थित, ठीक है, हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें पी शब्द पूषांश से लिया गया है जिसका अर्थ होता है शक्ति, पावर या शक्ति। एच यहाँ पर हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता है। एच क्या है? हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता। ठीक, और इसमें 0 से 7 तक मान होता है जो अम्लीयता को दर्शाता है और 7 से 14 क्षारीयता को दर्शाता है। 7 पर उदासीन होता है। 7 से 0 की ओर आते हैं तो अम्लीयता का मान बढ़ता है, क्षारीयता का मान घटता है, और इधर जाते हैं तो क्षारीयता का मान बढ़ता है और अम्लीयता का मान घटता है। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या बताओ, महत्व बताइए। अपना जो दैनिक जीवन, अपनी जो जीवन है, इसमें इस पीएच मान का क्या महत्व है? तो पहली बात तो इसमें बताओगे क्या? अम्लीय वर्षा बता सकते हो आप। एक तो क्या बता सकते हो? अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाए, जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा, ठीक है, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं पर, ठीक है, हानिकारक प्रभाव डालती है। पेड़ पौधे होते हैं हमारे, ठीक, पेड़ पौधे पर भी हानिकारक प्रभाव डालती है और जीव जंतुओं पर भी, क्योंकि जीव जंतु कोई भी यदि उसका सेवन करेगा, ठीक है, तो वो क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, मृत्यु का कारण भी बन सकती है। ठीक, तो अम्लीय वर्षा हमारे स्वास्थ्य के लिए, ठीक है, हमारे पर्यावरण के लिए क्या होती है? हानिकारक होती है। क्या होती है? हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। होती है कि नहीं होती? अरे होती है ना, पता है ना, पता है ना?
हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक। पता चल गया। तो अम्लीय वर्षा में ये लिखोगे आप, ठीक, बचाव के कारण, ठीक। पर देखो क्यों होता है, क्या कारण है इसका, क्योंकि हमारे जो पर्यावरण है उसमें ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक। अब ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो यातायात के साधनों से निकलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और धूल मिट्टी के कण, ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, ठीक है। और ये जब बारिश के साथ आते हैं नीचे तो फिर क्या हो जाता है, पीएच मान घट जाता है। पानी का पीएच मान 5.6 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रखा है ना मेरे पास, ठीक। तो वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। दूसरी बात, दंत से, दंत से, ठीक। जब हम हमारे जो दांत होते हैं ना, दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हमारे दांतों का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाए, ठीक है, 5.5 से कम हो जाए तो दंत से होना प्रारंभ हो जाता है। ये कब होता है, जब हम लगातार 2 4 5 दिन तक या 10 दिन तक मंजन वगैरह, सारी दंत मंजन वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दंत से होना प्रारंभ हो जाता है। तो बचाव के उपाय वगैरह बता सकते हो आप कि सारी दंत मंजनों का प्रयोग करना चाहिए और खाना खाने के बाद में क्या करना चाहिए, अपने को अच्छी तरह मुंह को साफ करना चाहिए। ये बचाव के उपाय हो गए। तीसरी बात, उपज में महत्व है। उपज में महत्व भी बोल सकते हो, एंटेसिड भी बोल सकते हो, एंटेसिड, एंटेसिड, ठीक। एंटेसिड क्या होता है, हमारे उदर में हमारे जो आमाशय होता है, ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, बताया ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य भी बताए। लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, ज्यादा स्त्रावित कर देता है ये, ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो हमारे उदर में दर्द एवं जलन का महसूस होता है, ठीक है, पेट में दर्द एवं जलन होती है। जब हमारे उदर का पीएच मान क्या हो जाए, कम हो जाए, हमारे उदर का पीएच मान क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाए, तो हमारे पेट में या आमाशय में, पेट में बोल सकते हो, उधर में बोल सकते हो, हमारे उदर में दर्द एवं जलन का महसूस होता है, ठीक है। तो इस चीज को बोला जाता है एंटेसिड कहा जाता है। इससे राहत पाने के लिए हल्के सारक जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका पीएच मान होता है 10, कितना होता है 10, और जो इनो वगैरह होता है ना, इनो आती है ना मार्केट में, तो इनो वगैरह में ये पाया जाता है। तो अम्लता की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, तो अम्ल में जब ये सार डाल देंगे अपन, ठीक है, तो अम्ल और सार दोनों मिलकर क्या करते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो सार की मात्रा घट गई, उदासीन हो गए, उदासीन हो गए तो जो हमारे बीमारी हुई या जो हमारे दर्द हुआ इसके कारण, अम्ल के कारण, ज्यादा अम्ल के कारण, तो वो क्या हो जाता है, मिट जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, उपचार हो गया। क्या हो गया, उपचार। तो इससे राहत पाने के लिए क्या करेंगे, हल्के सार जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, अम्ल और सार मिलकर उदासीन कर देते हैं, और उदासीन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, अम्लता की मात्रा घट जाती है, घट जाती है तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। जो दर्द होता है ना, दर्द जलन होती है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मार्केट में इनो वगैरह लाते हैं ना कभी, तो यही कारण होता है। 3 महत्व बता दिए। चौथा, कीटों का डंक भी बोल सकते हो आप, कीटों का डंक। कुछ कीट वगैरह होते हैं, ठीक, जैसे मधुमक्खी हो गई, ठीक है, कुछ कीड़ों मकोड़े होते हैं, मधुमक्खी हो गई तुम्हारी, ठीक, ये क्या करती है, जैसे ही डंक मारती है हमारी चमड़ी पर, क्या मारती है, डंक मारती है। तो जैसे ही डंक मारती है तो क्या होता है, अमल स्त्रावित करती है। क्या करती है, अमल स्त्रावित का मतलब हमारे शरीर के अंदर क्या छोड़ दी, अमल छोड़ दी। अब जैसे अमल छोड़ेगी तो वहां पर जिस जगह पर काटती है वहां पर अमल छोड़ दी,
अमल छोड़ दी तो वहां पर क्या होता है, दर्द एवं जलन का महसूस होता है। कीड़े मकोड़े ये खा जाते हैं ना हमारे को, तो दर्द एवं जलन का महसूस होता है ना, क्यों होता है, अमल के कारण। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अमल स्त्रावित कर देते हैं। अब जैसे ही हमारे ऊपर चमड़ी पे अंदर अमल स्त्रावित हुए, ठीक, अमल छोड़ा इन्होंने, तो क्या करता है, दर्द एवं जलन का महसूस होता, इसे कहा जाता है कीटों का डंक। भाई क्यों दर्द एवं जलन होता है, तो इसके अमल के कारण होता है। इससे राहत पाने के लिए अब अमल छोड़ता है तो सारी ये चीजों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मधुमक्खी खा जाती है, तो उस कंडीशन में लोहा वगैरह घिस के लगाया जाता है ना, तो लोहे में क्या पाया जाता है, अम्ल, तो घिस के लगाते हैं। तो अमल और सार दोनों चीजें मिलकर क्या कर देती है, चीज को उदासीन कर देती है। क्या कर देती है, उदासीन कर देती है। अब जैसे उदासीन करती है तो हमारे दर्द एवं जलन का महसूस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो मधुमक्खी खाई और खाते ही लगा लिए ना, तो अमल और सार की मात्रा क्या हो जाती है, उदासीन, मिलके उदासीन हो जाती है। तो वो जो मतलब सूजन वगैरह आता है ना, वो नहीं आता। और यदि खाने के बाद में ऐसे छोड़ दिया पर ज्यादा देर समय निकल गया, तो फिर क्या हो जाता है, वो सूजन आ जाती है। तो सूजन आने के बाद में फिर थोड़ा टाइम लगता है हटने में। ठीक है, तो ये कारण होते हैं। तो 4 कारण बता सकते हो आप। दैनिक जीवन में पीएच का क्या है, विशेष महत्व है। अतः हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या है, एक विशेष महत्व है। ये तुम्हारा इस प्रश्न में तुम्हारे को ये चीजें करनी थी। और अब कुछ यौगिक है जिनके बारे में तुमको आना चाहिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3 है तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, खाने का सोडा वगैरह भी बोला जाता है। ठीक, कुछ एक दो पेड़ पौधे भी होते हैं, नेटल के नेटल वगैरह के पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, जैसे हमारे इस पर डंक मारते हैं या अड़ते हैं ना उनके, तो क्या कर देते हैं, अमल स्त्रावित कर देते हैं। अब जैसे अमल छोड़ेंगे तो क्या होगा, दर्द एवं जलन का महसूस होगा, महसूस होगा तो फिर दर्द होगा, दर्द होगा तो इससे राहत पाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे सार की चीज़ों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे फिर राहत मिल जाती है। ठीक, अब दैनिक जीवन में काम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक लिखवाया है नोट्सों में। ठीक, तो जो नोट्स में लिखवाया वो एक एक चीज महत्वपूर्ण है, उस पर गौर करें आप, जैसे रिवीजन मारे। दैनिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से काम में आते हैं, तो एक शुरुआत में करवाया था NaOH। ठीक, एक तो इसका साधारण नाम पूछ सकता है तुमसे। ठीक, सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है, कास्टिक सोडा, सामान्य नाम कास्टिक सोडा लिखवाया है। ठीक, रासायनिक नाम पूछे तो Na से सोडियम, OH से हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। अभी यहाँ पर सिर्फ अपन रिवीजन कर रहे हैं, तो लिखा हुआ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम। ठीक, साधारण नाम पूछे तो कास्टिक सोडा। दूसरी बात आती है बनाने की विधि, तुम्हें आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में लिखवा है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है अपना नमक, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलीन में डालेंगे अपन। ठीक है, और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, तो अपने को 2NaOH और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाती है। तो ये जो प्राप्त हुआ हमारे को क्या प्राप्त हो गया, कास्टिक सोडा प्राप्त हो गया। ठीक, इसी चीज को बना के लिखना है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, टूट कर क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, हाइड्रोजन गैस देता है और क्लोरीन गैस देता है। इसी चीज को बना के लिख दो। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो गैसें तो बाहर निकल जाती है और ये हमारे को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। नाम हो गया, ये सूत्र हो गया, पूछ लेता है कास्टिक सोडा का सूत्र लिखे तो NaOH, सामान्य नाम कास्टिक सोडा, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बनाने की विधि हो ही गई। अब इसके गुण, क्या क्या गुण है, क्या क्या इसके उपयोग है, ये भी पूछे जाते हैं। तो NaOH के उपयोग होते हैं एक तो साबुन बनाने में, क्या बनाने में, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, क्या बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने में इसका प्रयोग होता है, कृत्रिम रेशे बनाने में भी इसका प्रयोग होता है।
ठीक। फिर क्लोरीन के उपयोग भी पूछ ले मान लो इसमें से, तो क्लोरीन का उपयोग क्या है, पानी को साफ करने में एक तो क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, कीटनाशकों में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक दवाइयां वगैरह आती है ना, ये छिड़कते हैं अपन खेती बाड़ी में रे, ठीक, क्लोरीन आती है। रोगाणुनाशक में रोगाणुओं को मारने के लिए भी रोगाणुनाशक जो दवाई गोली बनाई जाती है, दवाइयां वगैरह छिड़कने वगैरह की, उसमें भी क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी पाइप बनाते हैं, पीवीसी के पाइप आते हैं ना नल फिटिंग वाले, इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। अब क्लोरीन के पढ़ लिए, इसके पढ़ लिए, तो हाइड्रोजन के भी आने चाहिए एक दो। हाइड्रोजन के उपयोग में मैंने लिखवाया था ईंधन को, ईंधन में खाद के रूप में, ठीक। अपन खाना वगैरह बनाते हैं ना, हाइड्रोजन गैस वगैरह काम में आती है। ईंधन होती है ना खाने में, वो खाने में मतलब जो गैस वगैरह मेरे आती है ना, हाइड्रोजन गैस वगैरह आती है, ठीक। तीनों के क्या बता दिए, उपयोग बता दिए। कोई से भी प्रश्न तुमसे पूछ सकते हैं, छोटे प्रश्न भी बनते हैं तो बड़े प्रश्न भी बनते हैं। अब अगला आता है कौन, अगला आता है विरंजक चूर्ण। कौन सा चूर्ण, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। रासायनिक नाम पूछ लेगा तुमसे, क्या पूछ लेगा, रासायनिक। रासायनिक C से तो क्या बनेगा, कैल्शियम, C से क्या बनेगा, कैल्शियम, O से बनेगा ऑक्सी, और Cl से बनेगा क्लोराइड। क्या बनेगा, क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक। साधारण भाषा में इसे विरंजक चूर्ण बोला जाता है। तो सामान्य नाम तो क्या हो गया, विरंजक चूर्ण। सामान्य नाम क्या हो गया, रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। सूत्र पूछा जाए विरंजक चूर्ण का तो CaOCl, तीनों चीज आ गई। अब इसकी बनाने की विधि आनी चाहिए, और इसके क्या क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में वो आने चाहिए बस, ठीक। तो कैसे बनाया जाता है इसको, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca से कैल्शियम, OH से हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है। H2O जल हो गया, देखो C है, यहाँ से एक O ले लो, CaO और ये Cl2 ऐसा का ऐसा। अब एक O बाहर निकल गया तो एक O ही बचा, और यहाँ पर H2 ऐसा का ऐसा। तो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इनके रासायनिक नाम लिखने अभिक्रिया में वहां जब लिखे तब। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और जल प्राप्त होता है। बनाने की विधि हो गई, ये अभिक्रिया लिख दो, और जो अभी बोली है मैंने वो क्या लिख दो, हिंदी लिख दो। अब बात आती है इसके उपयोग कि हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या क्या उपयोग है। पहली बात तो कि पीने वाले पानी को जीवाणु मुक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो पानी पीते हैं ना अपन, उसको जीवाणु मुक्त, ठीक है, करने में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कई अपनी जो फैक्ट्रियां वगैरह है ना, RO की सहायता से नल लगा के पहले क्या करते थे, ये ऐसी दवाई गोली आती है जो पानी में ऐसी दवाई डाल देते हैं तो जीवाणु वगैरह क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, थोड़ा शुद्धपन आ जाता है उसमें, ठीक है। और उस पानी को फिर क्या किया जाता है, बेचा जाता है, ठीक। तो पीने पानी को जीवाणु मुक्त करने में। दूसरा, वस्त्र उद्योगों में सूती वस्त्रों को रंगने में, जो वस्त्र उद्योग है अपने उसमें सूती वस्त्रों को क्या करने में, रंगने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उपचार के रूप में भी, दवाई गोली उपचार वगैरह में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके सामान्य क्या हो गए, उपयोग हो गए। इसके बाद में बेकिंग सोडा। कौन सा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र देखो NaHCO3, क्या होता है, NaOHCO3। सूत्र पूछे तो ये, साधारण नाम पूछे तो बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम पूछे तो Na से सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट होना चाहिए ना वैसे तो, H का मतलब हाइड्रोजन, CO3 का मतलब है कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई। रासायनिक नाम क्या होगा भाई, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, क्या बोलेंगे।
तो साधारण नाम, सूत्र, रासायनिक नाम। अब आती है बनाने की विधि। कैसे बनाया जाता है? देखो NaCl होता है अपना साधारण नमक। साधारण नमक में जल डालेंगे, NH3 अमोनिया डालेंगे, CO2 डालेंगे, तो अपने को NaHCO3 प्लस NH4Cl प्राप्त हो जाता है। आप क्या लिखोगे? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, हिंदी लिखोगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कौन? सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अभिक्रिया लिख दी, हिंदी लिख दी अपन ने। इनके नाम लिखना, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं, इसको अमोनिया बोलते हैं, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। सोडियम ये इसका ये लिख देना। इसको NH4Cl को क्या बोलेंगे? NH4 से अमोनिया, Cl से क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बनाने की विधि हो गई, नाम हो गए। अब इसके उपयोग। पहला उपयोग है इनो बनाने में। इनो आती है ना पे, अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है। जब हमारे उदर में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो दर्द एवं जलन का महसूस होता है, उससे राहत पाने के लिए हम इनो वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो इनो वगैरह बनाने में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। दूसरी बात, अग्निशामक यंत्रों में इनका क्या किया जाता है? प्रयोग। वो आते हैं ना यंत्र अग्निशामक के, ठीक, गाड़ियों वगैरह में सब में सुविधा दी जाती है आजकल तो, ठीक है, वो जो लगी हुई होती है टंकियों की तरह, वो। तीसरी बात, बेकिंग पाउडर बनाने में, जो बेकिंग पाउडर वगैरह होते हैं ना, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बेकिंग सोडा, टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर किससे मिलकर बनता है? बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल से मिलकर बनता है। ठीक, ये इसके बारे में साधारण बातें हो गई। फिर आता है धोने का सोडा। कौन सा सोडा? धोने का सोडा। अपन धोते हैं ना कपड़े, ठीक है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3.10H2O। देखो धोने के सोडे का सूत्र पूछा जा सकता है तुमसे, तो आप आसानी से बता सकते हो। रासायनिक नाम पूछो तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, बनाने की विधि। बनाने की विधि में तो यही है कि 2NaHCO3 को जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो Na2CO3 प्लस H2CO3 हमारे को प्राप्त होता है। अब जब इसको 10 क्रिस्टल अणु जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो Na2CO3.10H2O प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये हो गई अभिक्रिया तुम्हारी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ये तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो हमारे को सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर इसके 10 अणु विलयन में डालेंगे, इसको पानी में डालेंगे ना, तो फिर ये बन जाता है। ठीक है, उपयोग क्या क्या है? स्थायी कठोरता को दूर करने में। दूसरी बात, घरों की साफ सफाई करने में, जानते हो तुम सब लोग, कांच साबुन कागज उद्योग में, और बोरेक्स बनाने में। 4 उपयोग है दैनिक जीवन में अपने, ठीक है, बता सकते हो आप। 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? मोस्ट प्रश्नों में से आता है, 1 2 3 बार पूछा जा चुका है। तो लवण के इकाई द्रव्यमान में जल के निश्चित अणुओं की संख्या। लवण के इकाई द्रव्यमान में, अब ये लवण है, इकाई द्रव्यमान है, एक ही है ये, तो ये लवण है तो एक ही है, और जल के कितने अणु हैं? 10। तो लवण के इकाई द्रव्यमान में, लवण के इकाई द्रव्यमान में जल के अणुओं की निश्चित संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है। इसके साथ एक निश्चित संख्या जल की जुड़ी हुई है, तो ये क्या कहलाता है? तुम्हारा क्रिस्टलन जल कहलाता है। ठीक है, वापिस सुने। लवण के इकाई द्रव्यमान में, लवण के इकाई द्रव्यमान में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है। ठीक, नीला तोथा का सूत्र पूछा गया है, तो नीले तोथे का सूत्र होता है CuSO4.5H2O, 5H2O। ए नहीं आता, ध्यान रखना, Cu आता है। कई लोग ए लिख देते हैं, तुरंत गलत हो जाता है। Cu कॉपर आता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट का। ठीक,
जिप्सम का सूत्र आता है, जिप्सम में सी आता है, CaSO4.2H2। ठीक है, ध्यान रहे इन बातों का। तीसरी बात, पीओपी, लास्ट एंड फाइनल बचा अपना पीओपी। पीओपी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम होता है ये अपना, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर जब गर्म किया जाता है, ठीक है, तो ये अपने जल के अणुओं को क्या कर देता है, त्याग देता है। CaSO4 प्लस 2H2O। जब 373 केल्विन ताप पर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये जल के कुछ अणुओं को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो 2H2O है ना, इसमें से एक H2O त्याग देगा, या आधा H2O त्याग देगा। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O कितना आता है, प्लस हाफ H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, H2O। ठीक, जल के कुछ भी अणुओं को क्या कर देता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O तो होता है इसका सूत्र है ना। ठीक, और डेड H2O क्या निकाल देता है बाहर, 1 से 1/2 H2O तो क्या निकाल दिया बाहर, और आधा H2O इसके साथ रह जाता है। ठीक, तो इस प्रकार ये बन जाएगा तुम्हारा। अब इसके उपयोग क्या क्या है, भवन निर्माण में, सजावट के सामान बनाने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जब हाथ पांसले टूट जाते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट वगैरह कहीं कोई प्रॉब्लम, गिर जाता है, उड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में जब हड्डियां टूट जाती है, टूटी थी ना अपनी, तो उस कंडीशन में फिर क्या किया जाता, प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो उसमें जो वो सफेद आवरण ऊपर लेप लगाया जाता है ना, ऊपर जो लेप लगाया जाता है ना, वो क्या होता है तुम्हारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता। उसको लगाने के बाद में फिर 2-3 घंटे बाद में वो क्या हो जाता, सूख जाता, तो फिर बिल्कुल कठोर हो जाता, वही होता है ये। तो मुख्य प्रयोग है, 1 नंबर में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप बताओगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र क्या होता है, ये CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक, और खिलौना बनाने में, चौक बनाने में, जो लिखने के चौक आते थे ना, आजकल तो मार्कर की सुविधाएं वगैरह कई चल गए, डिजिटल बोर्ड चल गए, पहले बोर्ड पे लिखा करते थे, तो वो जो बोर्ड पे लिख, अभी भी लिखते हैं, हाँ ठीक है, तो बोर्ड पे जो लिखते हैं ना चौक वगैरह, चौक बर्ता, ठीक है, पहले के जमाने में बोलते थे बर्ता, हमारे टाइम पे चलता था ये, तो चौक वगैरह आ रही है भी इसी चीज से बनाई जाती है। ठीक, आपका चैप्टर ऑल ओवर खत्म होता है। कुछ प्रश्न वो जो दे रखे हैं मैंने, है क्या तुम्हारे पास, दे ला वो, तो मैं वो उसमें से भी कुछ जो प्रश्न बनते हैं वो मेन प्रश्न बता देता हूँ, जो नोट्स में नहीं आए हो। 2 चीज दे रखी है तुम्हारे को, नोट्स और ये दोनों के अलावा फिर कहीं से भी नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 2, देखो अमल और सार वाला प्रश्न दे रखा है अपने, बात नहीं, देखो प्रश्न पूछ लिया, ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, CaOCl2 का प्रचलित नाम बताओ, कि CaOCl2 का क्या नाम है, तो विरंजक चूर्ण होता है, अभी पढ़ा पढ़ने, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। यही आ गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O का सामान्य नाम बताओ, तो सामान्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बस बता सकते हो। CaSO4 डॉट 2H2O किसका सूत्र होता है, तो जिप्सम का सूत्र होता है, बता दिया ना पहले ही, दिया हुआ है तुम्हारे नोट्सों में। ठीक ठीक, और बेकिंग सोडे का सूत्र बताओ सारे। देखो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये प्रश्न पूछा गया, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4, चैप्टर में लिखवा रखा है मैंने, कितना होता है 7.4, नोट्स में इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पीएच स्केल का प्रास कितना होता है, तो 0 से लेके 14 तक होता है, तो सा आंसर आएगा इसमें, 0 से लेके कितना होता है 14, अभी पढ़ा ना पढ़ने। और इसमें और तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, और देखते हैं, एक प्रश्न और नहीं लिखवाया मैंने, ये आसुत जल का पीएच मान कितना होता है, तो जो आसुत जल होता है ना, आसुत जल का पीएच मान होता है 7, उदासीन होता है ये, तो आसुत जल का पीएच मान क्या होता है, ठीक है, आसुत जल 7। ठीक, आसुत शुद्ध जल होता है भाई तुम्हारा। सारे प्रश्न कर सकते हो तुम।
हमारा उदर, देखो ये प्रश्न आया, हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, मतलब कौन सा स्त्रावित करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl ही तो स्त्रावित करता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का महसूस होता है, बता सकते हो। और तो ये सूत्र वगैरह ये सारे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और जीवाणु कौन सा पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, कौन सा जीवाणु पाया जाता है, इसी के कारण ये क्या पाया जाता है, खट्टा पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, ठीक। जो नोट्स में नहीं आए वो इसमें आ गए प्रश्न। टार्टिक अम्ल इमली में पाया जाता है, बता दिया अभी तुम्हारे को मैंने, हैं। और ये जो सिट्रिक अम्ल है ये भी बता रखा है, लिखवा रखे हैं कि 1 नंबर के प्रश्न सारे। सिट्रिक अम्ल नींबू वगैरह में पाए जाते हैं तुम्हारे, ठीक। तो 1-1 नंबर के तो सारे प्रश्न आप लोग कर दोगे, एक बार इनका रीडिंग लगा लेना ढंग से। एबेसैडे वाले प्रश्न भी इन्हीं में से हैं। सिरके की रासायनिक प्रकृति क्या है, तो देखो सिरके का सूत्र होता है CH3COOH, ठीक है। सिरका एसिटिक अम्ल को ही बोलते हैं, ठीक है। जो अम्ल और सार का जो पहला उदाहरण लिखा है ना मैंने, दुर्बल अम्ल लिखवाया है ना, उनमें मिल जाएगा एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक। तो यहाँ से है ये प्रश्न, भाई तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं हो। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताओ, एक तो ये याद कर लेना भाई डायरेक्ट, फिनाप्थेलिन और एक मेथिल ऑरेंज, ये तुम्हारे नोट्स में नहीं है, ये इसमें से याद करना पड़ेगा तुम्हारे को। और उदासीनीकरण वगैरह ये बताए दिए, ठीक है। हाँ, एक तनुकरण किसे कहते हैं, तनुकरण क्या होता है, किसी भी अम्लीय सार को जल में डालकर, किसी भी अम्लीय सार को जल में डालकर उसकी सांद्रता को क्या करना, कम करना, किसी भी अम्लीय सार को जल में डालकर उसकी सांद्रता को क्या करना, कम करना, तनुकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, तनुकरण। जैसे मान लो अम्ल ज्यादा है, उसमें पानी डाल देंगे तो फिर अम्लता की मात्रा घटेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं तनुकरण, ठीक है। सांद्रकरण क्या कहलाता है, सांद्रकरण ये कहलाता है कि किसी भी गाढ़ी चीज होती है ना, ठीक है, किसी भी चीज में से अम्ल की मात्रा को क्या करना, निकाल देना। और जैसे मान लो छाछ होती है अपनी, छाछ में ऊपर पानी ऊपर आ जाता है और नीचे छाछ जम जाती है, तो पानी को बाहर निकाल दिया अपन, और नीचे फिर वो छाछ रहती है, उस वो अवक्षेप बच जाता है, ठीक है। तो पानी बाहर निकल गया ना, तो उसको बोलते हैं कौन सा, सांद्रीकरण। क्या बोलते हैं, और पानी मिला रहे हैं छाछ के अंदर तो ज्यादा वो कर रहे हैं अपन, तो उसको बोलते हैं तनुकरण, उसकी मात्रा को घटाना, तनुकरण। हाँ, 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम बताओ, मोस्ट प्रश्न है, लिटमस विलियन और हल्दी का विलियन, लिटमस विलियन और हल्दी का विलियन बता दिए। और तो सारी अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो। मिल्को मैग्नीशिया का सूत्र लिखो, तो MgOH का होल ट्वाइस। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आ गया। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बता दिया। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के उदाहरण पूछा है, इसमें तो मैंने बता दिए थे शुरुआत में, प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, दुर्बल कौन से होते हैं। और ठीक है, सारे कंप्लीट है, ठीक। इसको और दोनों चीज को आप पढ़ लीजिए, और आपका टेस्ट रहेगा मंडे या ट्यूसडे को, ठीक है। तो ढंग से तैयारी करें और नंबर लाएं।